Hello and welcome to Kalam IAS. This is New Simply Put, dated 7th December 2024, and let's get started. So, we have three topics for today. The first one is about the RBI monetary policy and the rate cut. The second is about the France government collapse. And the third is about Cyclone Fengal. All of these can be found in the Indian Explained section, Indian Express section, and these are here so that it can help you locate better. लेट्स गेट स्टार्टेड सो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अभी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारी देश में पैसा ज़्यादा होगा राइट तो ऑफ कोर्स यू कैन बाय मोर गुड्स। आप पर्सनली भी सोचिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे राइट। और आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप मार्केट में जाके ज़्यादा डिमांड करेंगे। आप मार्केट में डिमांड करेंगे तो सप्लायर्स, दुकान वाले और जो फैक्ट्री वाले हैं उनको लगेगा कि हमें प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो लोगों को नौकरियां देंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा और चीज़ों का रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि टोटल आउटपुट बढ़ेगा देश का, देश में आगे देश आगे प्रोग्रेस करेगा राइट। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक मनी सप्लाई की वजह से पूरा आउटपुट बढ़ता है, पूरा देश आगे बढ़ता है राइट। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई की कोशिश रहती है कि जब हमें ग्रोथ आगे बढ़ानी है तो हम मनी सप्लाई को आगे बढ़ा दें। लेकिन डायरेक्टली आरबीआई मनी सप्लाई को हैंडल नहीं करता, आरबीआई हैंडल करता है इंटरेस्ट रेट को, जैसे कि सीआरआर, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। मनी सप्लाई को डायरेक्टली नहीं हैंडल करता है, इनडायरेक्ट तरीके से करता है। और इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं या तो सीआरआर के थ्रू होती हैं या तो रेपो रेट के थ्रू होती हैं राइट। तो अगर हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। जनरली इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है राइट तो अगर आप आज 100 रुपये का लोन ले रहे हो तो आपको 105 रुपये वापस करना है अगर 5% इंटरेस्ट है। और अगर ये बढ़ के 10% हो जाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आज का 100 रुपये का लोन कल 110 रुपये में वापस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं आज लोन लेना कितना महंगा हो गया है। पहले आप 105 रुपये दे के छूट सकते थे, अब आपको 110 देने पड़ेंगे। तो आज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो आप लोन लेने के लिए सोचोगे, यानी कि यहाँ पे लोग कम लोन लेंगे, इसलिए मनी सप्लाई इतनी नहीं बढ़ेगी, इसलिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे राइट। इसलिए इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई का बेसिकली इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ये बढ़ा है तो ये घटेगा राइट। इसीलिए अगर आज की सरकार मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना चाहती है क्योंकि वो आउटपुट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है राइट। और ये इंटरेस्ट रेट होता है हमारे सीआरआर के फॉर्म में, रेपो रेट के फॉर्म में राइट। तो अब आप ये सोचिए कि आज हमारा ग्रोथ का फोरकास्ट बेसिकली 7% था, अब हम इसको कम करके 6% के आसपास कर दिए हैं, 6.5 6.8 के आसपास। यानी कि अब हमें ग्रोथ बढ़ानी है ना, ग्रोथ बढ़ानी है यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ने इस बार सोचा कि चलो सीआरआर कम कर देते हैं राइट। अब सीआरआर वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपने पास रखते हैं राइट। तो अगर बैंक्स के पास 100 रुपये हैं और पहले अगर वो 5 रुपये आरबीआई को दे रहे थे और कुछ 95 रुपीज़ रख रहे थे, तो अब आरबीआई बोलता है कि अब आप मुझे केवल 4 रुपये दो और अपने पास 96 रुपीज़ रखो। तो 96 रुपीज़ बढ़ने से वही मनी सप्लाई बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ेगा राइट। तो यही तरीका है यहाँ पे भी कि सीआरआर बढ़ने से ज़्यादा खर्चा होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। सो इन अ सिमिलर वे इस बार भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सीआरआर कम कर देते हैं राइट, 4.5 से लेकर 4 कर देते हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ है और रेपो को कांस्टेंट रखा है। तो ये समझते हैं ब्रॉडली इसका यही एसेंस है कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है, फ्रॉम 4.5 टू 4%। एंड साथ में अब ये होगा तो जैसे मैंने बोला मनी सप्लाई इंक्रीज होगा राइट। तो यहाँ पे 1.16 लाख करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ है इनटू द बैंकिंग सिस्टम। रेपो रेट को हाउएवर साइमल्टेनियसली कांस्टेंट रखा है 6.5 पे फॉर द 11th कंसेक्यूटिव टाइम। अब आपको जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट कम करने के दो तरीके होते हैं, रेपो कर दीजिए या सीआरआर कर दीजिए। तो इसको तो कम कर दिया लेकिन इसको उन्होंने कांस्टेंट रखा है। इसको कोई कांस्टेंट रखा है क्योंकि एक हमारा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी है राइट। अब आप खुद सोचिए कि जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इकोनॉमिक्स में एक लाइन है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो फैक्ट्री वाले को लगेगा कि हमें आउटपुट बढ़ाना चाहिए और वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जितनी स्पीड पे हमारी डिमांड बढ़ती है, हम तो कल चाहें तो पूरी दुकान खरीद ले, हमारे चाहने पर है। लेकिन क्या प्रोडक्शन इतनी जल्दी हो सकता है? इतनी जल्दी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोडक्शन में लगती है एम्प्लॉयमेंट यानी कि लेबर, प्रोडक्शन में लगता है फ्यूल, ऑयल सप्लाई, प्रोडक्शन में लगता है रॉ मटेरियल्स। ये सब चीज़ें, फैक्ट्री का पूरा कैपिटल लगता है, मशीन्स लगती हैं, ये सब चीज़ें एक झटके में अरेंज नहीं हो पाती हैं। और जब तक आपका प्रोडक्शन अरेंज ना हो, आपका सप्लाई इंक्रीज ना करे, उस वक्त अगर डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर मैचिंग सप्लाई ना हो तो बेसिकली डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसलिए हम इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ा सकते कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाए। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी सप्लाई मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सप्लाई मैच कर रही है तो चलो ठीक है, इन्फ्लेशन शायद ना हो, लेकिन इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो नहीं पाता है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ने का डर रहता है। इसलिए आरबीआई बहुत सोच समझ के, बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से अपना मनी सप्लाई को बढ़ाता है। उसने सीआरआर को कम कर दिया लेकिन रेपो रेट को कांस्टेंट रखा। साथ में इससे बोरोवर्स को भी इम्पैक्ट होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टमाइज्ड कैलिब्रेटेड मूव है आरबीआई का, बैलेंसिंग बोथ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। हमारा इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, आपको पता ही है, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। इनफैक्ट कल हमने देखा भी था कि राबी क्रॉप्स के बारे में कैसी बात हुई है। अभी तो उन्होंने पिकअप कर लिया है, लेकिन पहले उतना इंटेंसिटी से वो नहीं सो हो पाए थे, तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन का भी डर रहता है। तो ओवरऑल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रिसाइज तरीके से अपना बीच का रास्ता निकाला है, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्ट ऐसा क्या थे जिसकी वजह से आरबीआई ने ऐसा किया? तो 7.2 से 6.6% हमारी ग्रोथ रेट हो गई है। तो वही हमें लग रहा है कि हमारा आउटपुट प्रोडक्शन ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ गया। एंड इन्फ्लेशन का ऐसा लग रहा है बढ़ जाएगा, 4.5 था, अभी ऐसा लग रहा है 4.8 पहुंच जाएगा। तो ऑलमोस्ट 5% का इन्फ्लेशन छूने का डर है, इसलिए आरबीआई को दोनों बैलेंस करना है, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, राइट। आगे क्या है रीजंस फॉर आरबीआई कट? तो वही है, लिक्विडिटी बूस्ट करना, यानी कि ईज द टाइटनिंग कंडीशंस। वही है, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा, राइट, तो आप लोग ज़्यादा डिमांड करोगे तो आपका बेसिकली ग्रोथ आएगा इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, राइट। सेम थिंग्स, बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज सरप्लस लिक्विडिटी टू इंक्रीज लेंडिंग, राइट। और अगर ये होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फिर आपको लगेगा कि फैक्ट्री वालों को लगेगा कि चलो लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो लोन लेने से लेंडिंग बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिम्युलेट होगा, राइट। इम्पैक्ट ऑन बोरोवर्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो स्टडी रेपो रेट की बात कर रहे हैं। बोरोवर्स रिलीव्ड एज ईएमआई लिंक्ड टू रेपो रेट विल नॉट इंक्रीज। वही बात मैं आपसे कह रही थी कि सीआरआर को तो उन्होंने बढ़ा दिया है, रेपो रेट को कांस्टेंट रखा है क्योंकि बोरोवर्स को ही रिलीव करेगा। साथ में डिपॉजिट रेट्स पे कोई चेंजेस नहीं है, सो लाइकली मार्जिनल रिडक्शन इन डिपॉजिट रेट्स ड्यू टू इंक्रीज लिक्विडिटी, राइट। तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, मार्जिनली ही है। अभी हम बात करते हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स के बारे में। तो जैसे मैंने बताया है कि 4.8% इन्फ्लेशन का हमें लग रहा है इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। सो वही है, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द फूड इन्फ्लेशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट गोइंग फॉरवर्ड टिल द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ बेसिकली Q3, राइट। एंड देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर अ ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी which is highlighted for sustainable economic growth, right. So this is basically the entire crux of the monetary policy. The CRR cut basically enhances the bank's lending capacity. However, the steady repo rate provides stability for the borrowers amid the inflationary pressures. तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे उन्होंने मनी सप्लाई को इंक्रीज भी किया, साथ में मनी सप्लाई के जो डेंजर्स है इन्फ्लेशन उसको उन्होंने काबू में रखा बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेडी रेपो रेट. This strategic approach reflects balance between growth and inflation control. So this is what the article is about. Let's go to the next article, Cyclone Fengal. तो ये basically तमिलनाडु और पुदुचेरी की जगह पे आई है. इट मेड अ लैंडफॉल नियर पुदुचेरी ऑन November 30. अब इस साइक्लोन को समझने का तरीका क्या है? किसी भी साइक्लोन को आपको देखना होता है, पहले उसकी कैटेगरी देखनी होती है, ठीक है, और उसकी आपको विंड स्पीड देखनी होती है. इससे आपको पता चलता है कि साइक्लोन की कितनी ताकत बनेगी. तो कैटेगरी में अगर देखें तो ये लो इंटेंसिटी स्टॉर्म है और विंड स्पीड देखें तो इसकी 75 to 95 है. तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये लो इंटेंसिटी है और इसकी विंड स्पीड ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बाकी साइक्लोन्स को देखें, जो बेसिकली अगर हम देखें सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा में आई थी बहुत समय पहले, उसकी 260 थी. साइक्लोन आम्फान 185 थी. ये सब साइक्लोन्स कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स रहे हैं जिन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है. तो वही कह रहे हैं फेंगॉल इज बेसिकली लेस इंटेंस एज कम्पेयर टू द पास्ट
severe cyclones. However, अब बात ये चल रही है कि अगर इसकी इंटेंसिटी इतनी कम है इस रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन इसने इतना डिस्ट्रक्शन क्यों क्रिएट किया? यही आर्टिकल जो है एक्सप्लेन्ड में हमें समझाना चाह रहा है कि इसका जो फ्लडिंग था वो बहुत ही एक्सेप्शनली हाई था, ठीक है, तमिलनाडु में। हालांकि इसकी इंटेंसिटी और इसकी कैटेगरी ज़्यादा नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। सिमिलरली कैजुअलिटीज़ भी 12 लोगों की डेथ हो गई इन तमिलनाडु, एंड प्रॉपर्टी डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली द स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑल्सो। सो वाई इज़ दैट द केस, राइट? सो अब बता रहा है ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज हालांकि इसका स्पीड जो कि है वो कम है, 60 से अराउंड है, लेकिन ये एक जगह पे बहुत लंबे समय तक ठहर गई। जनरली साइक्लोन्स मूव करती रहती हैं एक, और जब वो मूव करती हैं तो जितना उनका पानी होता है वो फटाफट से गिर के आगे आगे चलता रहता है। लेकिन ये साइक्लोन एक्चुअली एक जगह पे रुकी 12 घंटे तक, और वहाँ पे बहुत लंबे समय तक इसने बारिश करी। सो बेसिकली स्टेइंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, that actually prolonged the damage and the destructive impact. So the destructive impact is there despite the low intensity, because it is a very slow moving cyclone, and एक जगह पे रह के बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, राइट? बाकी इंटेंसिटीज, बाकी जो साइक्लोन्स है उनका क्या रहता है? सो बेसिकली अदर साइक्लोन्स आर फास्ट but they don't stay that long. This cyclone was slow, but because it was a prolonged stay, that is why काफ़ी ज़्यादा accumulation हुआ पानी का, काफ़ी ज़्यादा वाटर वेवर बना। अब ये क्लाउड्स बहुत भारी हो गए, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए बर्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो वही बता रहा है कि ये इसलिए स्ट्राइकिंग है कि ये एक लो इंटेंसिटी साइक्लोन होने के बावजूद एक काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज कर गया है, राइट? तो इसलिए हमें इसके लिए भी प्रिपेयर्डनेस चाहिए, रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज चाहिए। तो दिस वाज द आर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्रांस एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस. So it is a very shocking news because for the first time in the last 60 years, the country's government has been ousted. ऐसा 60 साल में नहीं हुआ था कि एक गवर्नमेंट जो बनी है, मिशेल बार्नियर की गवर्नमेंट थी, एंड ये अभी सितंबर 5 को ही आए थे। सो इट्स नॉट इवन बीन लाइक 3-4 मंथ्स कि इनको हटा इतनी जल्दी गया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग न्यूज़ है। पीएम हैज़ रिजाइन, हाउएवर द प्रेसिडेंट इज एज डिफाइंड एज एवर, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे ये समझने की बात है कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों यहाँ पे रहते हैं। प्रेसिडेंट इज मोस्टली फॉर द बाहर फॉरेन इशूज एंड डिफेंस, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेस्टिक थिंग्स एंड द बजट। नाउ द न्यूज़ इज द पोलिटिकल क्राइसिस। बट आपको पता ही है दैट हम आपने कितनी वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा होगा। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दे हैव अ डीप कनेक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसकी स्टोरी भी बेसिकली फ्रांस की इकोनॉमी में छिपी हुई है। फ्रांस की इकोनॉमी के बारे में अगर हम जानें तो जो डेट है उनका वो ऑलमोस्ट 112% ऑफ द जीडीपी है। और आपको पता है ईयू ने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि अगर आपको हमारा कंट्री, ईयू जैसा आपको पता है एक यूनियन है, ग्रुपिंग है, तो वो बोलता है कि हमारे ग्रुप में किसी को रहना है तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन में पहली कंडीशन उन्होंने ये बोली थी कि पहले वो जैसे चेक करता है ना कि सामने वाले की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या गुड एंड बैड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। तो उन्होंने बोला था जब भी हमारे पास कोई ज्वाइन करेगा उसका 60% से ज़्यादा डेट हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल जैसा हो चुका है। सो इकोनॉमी इज़ बेसिकली इन शैम्बल्स, ठीक है। डेट के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट 3.5 या 4 ट्रिलियन जितना यूरोस इनका डेट हो चुका है। साथ में ग्रोथ, जीडीपी इनकी कैसी चल रही है, और जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ की जीडीपी को माना जाता है कि अगर 2% के आसपास या 3% के आसपास चल रहा है तो इट इज़ गुड। बट फ्रांस की तो जीडीपी भी इससे भी काफ़ी लो है, राइट? तो एक तो इन लोग का पुराना कर्जा बहुत ज़्यादा है, एंड इनका जीडीपी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो इकोनॉमी इज बेसिकली इन शैम्बल्स। और अब आप सोचिए व्हाट इज डेट। डेट इज जो आपके पुराने लोन इकट्ठा हो गए हैं, राइट? तो ये जो लोन है पुराने हैं, यानी कि ये जो सारी कहानी चल रही है ये आज की तो नहीं है, कुछ पुराने रीजंस रहे होंगे। सो बेसिकली व्हाई दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ कम इज नॉट बिकॉज ऑफ टुडे बट बिकॉज ऑफ द क्राइम्स दैट वर डन येस्टरडे। सो थोड़ा सा और डीप में देखते हैं कैसे हुआ ये। तो बेसिकली जब मैक्रोन आए थे एज अ प्रेसिडेंट, right? So at that time, basically he was, when his first term was there, he was pushed by very sweeping protest movements हर जगह पे, right? उनके first term में he was pushed by that, and therefore उनको लगा कि he has to solve this problem. However, in trying to solve the problem, he rather made the problem even worse. How is that the case? तो जब protest आए तो उनको लगा कि अब मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, बिलियंस ऑफ गवर्नमेंट मनी इनटू प्राइवेट पॉकेट्स डाला,
कैसे? पहले तो मिनिमम वेजेस इंक्रीज हो गई, ठीक है, मिनिमम वेजेस ऑल अक्रॉस फ्रांस इंक्रीज्ड। तो ये सारा पैसा तो गवर्नमेंट की तरफ से गया और यहाँ पे लोगों का बेसिकली पैसा तो बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पॉकेट पे स्ट्रेन पड़ा। साथ में गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तो अपना स्पेंडिंग तो इंक्रीज कर दिया, राइट? सो बेसिकली यू नो दैट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अबाउट टैक्सेस एंड इट्स एक्सपेंडिचर, राइट? तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस और बाकी चीज़ों से एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा था, लेकिन टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर रहे थे। तो सोचिए, आपका इनकम तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आप लोन नहीं, आपका लोन आ जाएगा ना कितना बड़ा। तो यहाँ पे भी यही हुआ, टैक्स तो जीडीपी फ्रांस का बढ़ नहीं रहा था लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा था। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि मिनिमम वेजेस बढ़ा दी और टैक्सेस नहीं बढ़ाए, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के जो खजाने था उस पर बहुत ही लोड पड़ा, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या रही? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही कि ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो दिस स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, right? So far we have seen the wages part, we have seen how the taxes were not increased, and now we have seen COVID. And at the last what happened was, this was the healthcare part, but for the economy, जैसे आपको भी पता है हमने आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च किया था और हमने इकोनॉमीज को बूस्ट करने की कोशिश की थी। सिमिलरली फ्रांस में भी क्या हुआ था, गवर्नमेंट what they did, they kept the many private sector employees on a payroll despite their businesses collapsing। तो सोचिए, सपोज हमारे फ्रांस के गवर्नमेंट ने जो वहाँ के जनता के बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बिजनेसेस, वो डूब रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो मास अनएम्प्लॉयमेंट है वो सब ना फैल जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर से लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क पे आ जाएंगे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो वो चाहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट ना आए, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एज अ गवर्नमेंट ही हम ये प्राइवेट लोगों को पैसा देंगे, राइट? तो आप खुद देखिए, इज इट ईजी टू पे सो मच मनी? इनिशियली यू हैव इंक्रीज द मिनिमम वेजेस एंड यू डोंट हैव टैक्सेस, एंड नाउ यू ऑल्सो हैव टू डू अ कोविड हेल्थ केयर सिचुएशन, एंड नाउ you also are paying the money for the private employees by your own government finances, right? Because you want to prevent unemployment, because you don't want to protest। एंड अब आप बताइए, ये सारी सब्सिडीज़ जो आपने शुरू कर दी हैं, ये सब्सिडीज़ का कभी भी रोल बैक करना आसान होता है क्या? सब्सिडीज़ इज़ अ वेरी कंटेंशियस इशू, एक बार आप दे दो तो उसको रोल बैक करना बहुत टफ है। तो इसीलिए फिर वही जो उन्होंने प्राइवेट को पेरोल की तरफ से सब्सिडीज़ दी थी वो रोल बैक तो हो नहीं पाई, बट देन वॉट इट लेड टू वॉज द सिचुएशन वेर द बिजनेसेस हैड बिकम वेरी zombie। वॉट डज दिस zombie मीन? This means that now the businesses, they have no incentive। उनको लग रहा है कि यार हमें क्या करना है, काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा तो अपने आप आ ही रहा है, सरकार दे रही है। So the businesses basically they got just enough money to stay alive but not to do anything else। They were just being like taking things for granted and they faced another moral hazard, राइट? तो ये जो सब्सिडी रिजीम बना वहाँ पे और जो आर्टिफिशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया, वो बेसिकली इनका लाइफ सपोर्ट बनने की जगह इन्हीं को एक्चुअली throttle कर गया। So this is the economic problem which is deep in the France situation, and now it has become into a political crisis, because साथ में यहाँ पे एक political gamble भी चल रहा था। So in July basically Emmanuel Macron tried to consolidate power, and to do that he announced something which is called snap elections, right? Now in that snap elections what he did was he was trying to consolidate power, but instead the far right and the far left they became very powerful, and अब हमें समझ में नहीं आ रहा था किसको बनाए हम लोग as a person। So then Michel Barnier, he came as a compromise candidate, and he was chosen because of his own capabilities। जैसे Brexit के टाइम पे इन्होंने काफ़ी negotiate किया था, and he was a person who was respected by both sides, be it far right or far left। तो इनको बना तो दिया था, लेकिन आज फिर प्रॉब्लम कैसे हो गई, राइट? तो पहले तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, और फ्रांस का जो पार्लियामेंट है वो भी काफ़ी डिवाइडेड है, इसलिए जब इनको बार्नियर को बनाना पड़ा तो वो सिचुएशन ऑलरेडी इतनी अच्छी थी नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की तरह आए। तो जब ये आए बार्नियर, तो इनको पता था कि इकोनॉमी में अब इन्हें इसको ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज ही न्यू दैट द फ्रांस इकोनॉमी इज इन डीप क्राइसिस। बिकॉज नाउ टू टैकल दिस ही गॉट अ बजट। बार्नियर ने एक बजट पास करने की कोशिश करी। अब ये बजट काफ़ी एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम क्यों था? फॉर 2 रीजन्स। पहले तो उन्होंने टैक्सेस ऑन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, बिकॉज उन्हें पता है ना, पुराना जो सब्सिडी है वो रोल बैक तो हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी खर्चा है, हमारा डेट 112% हो चुका है, जीडीपी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, and there are so many other things that have to be taken care of। So he increased the taxes on the business and he reduced the government spending। अब government spending इतनी ज़्यादा strong कर दी, इतने austere measures
कर दी कि उन्होंने बोला अब हम पेंशन नहीं काट देंगे. नाउ दिस वॉज सीन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मेजर. ठीक है, पेंशन काटना to reduce old age support is a very strong measure. You know, France these days was being compared to the economy of Greece. उनकी ratings on the for Moody or if they want to pay the interest सब कुछ बहुत ज़्यादा prohibitive rates पे पहुँच चुका है. So because of this basically Barnier had to take a very strong measure. But जब ये बजट उन्होंने अंदर में डिस्कस किया सबने इसे रिजेक्ट किया. किसी ने बोला हमें ये पास नहीं करना है. But you know what Barnier did? He was like, you know, he just kept everyone else around in the parliament and said this is what I need to do and I have to do this, right? He got the budget in the parliament and that was obviously rejected, and the next day there was a no confidence vote कि ये तो अब नहीं हो सकता है, this person has to go. So this is the problem. I mean, इकोनॉमी से प्रॉब्लम शुरू हुई है, अब जाके पॉलिटिक्स में आ चुकी है और फ्रांस का पार्लियामेंट ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड है. नाउ इमैनुअल मैक्रोन ही हैज़ टू गेट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर. ही इज़ द प्रेसिडेंट, राइट? So he has to get a new prime minister within, like, you know, December 20. Otherwise there will be a big problem in the sense that, you know, the emergency situations will roll over and the interim government is already there. So that is the broad scenario, the underlying scenario जो इतने सालों से और इतने समय से न्यूज़ में बन रही है. Let's see what the explain article today has to explain. राइट. सो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है मिशेल बार्नियर हैज द गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड आफ्टर अ नो कॉन्फिडेंस वोट, राइट? And that actually has made him the shortest serving PM in the history of French Republic, right? And जो Emmanuel Macron है, he is going to remain in office till 2027, and now he is basically defying the calls for resignation, right? Following the government's collapse. तो वही जैसे मैंने बोला कि the PM has resigned, but the president is as defiant as ever, and he's like, I'll bring a new candidate. He's kind of putting up a very strong position there. So why was the vote of no confidence passed? So that's what I said. He put up a budget which was quite unpopular across political lines, and उसके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं था बजट के पास, क्योंकि काफ़ी ऑस्टियर था. उन्होंने बोला कि 60 बिलियन तो हमें बेसिकली सेव करने हैं, तो काफ़ी उन्होंने कट्स किए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करी, पेंशन हटा दिए, एंड ये तो ऑस्टेरिटी मेजर्स रहे. लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री में जाए तो स्नैप इलेक्शन हुए थे जून में, जहाँ पे मैक्रोन का कोलिशन वॉज नो लॉन्गर अ मेजॉरिटी. सो द पॉइंट इज दैट जो बार्नियर थे, राइट, ही वॉज नॉट अ पर्सन हु हैड अ मेजॉरिटी सपोर्ट, ही हैड अ माइनॉरिटी सपोर्ट. सो इट वॉज अ माइनॉरिटी लेड गवर्नमेंट. अब आपको पता है माइनॉरिटी गवर्नमेंट जब हमारी भी जब कोलिशन गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, सो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को, लेजिस्लेशन को पास करना. यू नीड द सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी, एंड इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो सोचो माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने, बार्नियर ने इतना स्ट्रॉन्ग बजट लेकर आए. ऑब्वियसली इट हैड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकआउट. सो वही हुआ यहाँ पे. Macron's coalition no longer holds majority. Left-wing parties have gained significant seats, while far right have also made gains. So Macron basically थोड़े centrist हैं, right? तो वो चाहते हैं हमारा कोई centrist वाली बंदा है. लेकिन so far अभी फ्रांस में क्या हो रहा है ना, far left और far right वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं पार्लियामेंट में. यहाँ पे ज़्यादा अब दबदबा बन रहा है. अब सेंट्रिस्ट जो है वो थोड़े से माइनॉरिटी में आ रहे हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो अ चैलेंज. सो इसलिए अब कोहैबिटेशन चैलेंज है. कोहैबिटेशन में वही होता है कि अब जो जनरली प्रेसिडेंट और पीएम हम चाहते हैं सेम पार्टी के हों जिससे कि चीज़ें स्मूथ चले, लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के होने से चैलेंजेस आते हैं लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल. सिमिलरली इमीडिएट एक्शंस के लिए भी मैक्रोन पे चैलेंजेस हैं, बिकॉज उन्हें अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, राइट? और इसलिए वो चाह रहे हैं कि सेंट्रिस्ट वाले ही लोग आएँ. सो गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी अ केयरटेकर गवर्नमेंट. बार्नियर ही रहेंगे केयरटेकर के अभी तौर पे जब तक न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं आते. एंड एक लॉ आएगा जो कि इंश्योर करेगा कि टैक्स चलते रहे और गवर्नमेंट शटडाउन ना होए. लेकिन वही ओवरऑल जो ये तो बिल्कुल ऊपर ऊपर के मेजर्स हैं, अंडरलाइन तो फ्रांस की इकोनॉमी का कंसर्न है ना, तो वही है कंसर्न्स परसिस्ट रिगार्डिंग फाइनेंसेस फ्रांसिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड नो न्यू बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड अंटिल द गवर्नमेंट इज इन प्लेस. तो जो पुराना बजट है वही एक्सटेंड होता रहेगा. इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं ही, डेट जो कि है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंसोलिडेशन इतना ख़राब है कि वही है. जैसे मैंने आपको बताया ना, रेटिंग्स अक्रॉस मूडी इंडिकेट्स द रिड्यूस्ड लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल कंसोलिडेशन. तो वही बता रहा है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इट इज़ टू बी सीन इन अ वेरी डीपर लेंस. इट हाईलाइट्स दैट बोथ गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नीड टू बी इन प्रॉपर शेप.
So that is it for today. The question about prelims is repo rate, जहाँ पे वही बोलता है कि it is the rate at which RBI borrows money from commercial banks. तो RBI को क्या ज़रूरत है पैसे बोरो करने की, वो प्रिंट करेगा ना. कॉमन सेंस लगाइए, फिर से इसको हटाइए, ये हटेगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा. बोथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड. तो ये कैन है, नहीं भी पता है तो आप सोच सकते हैं कि ये तो एज कोलैटरल बात कर रहे हैं, कोलैटरल में तो शायद हो ही सकता है, तो आप गेस कर सकते हैं 2 करेक्ट होगा, राइट. और ये साइक्लोन्स पे क्वेश्चन है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको. आप इसके आंसर्स प्लीज टेलीग्राम पे डालिए. आप चाहें तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं एंड इंटरैक्टिव बना सकते हैं. प्लीज लेट अस नो इफ यू वांट एनी अदर इंक्लूजन इन दिस सो दैट इट कुड